जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन आरकेएस के रांची और बेगूसराय स्थित कार्यालयों में एक साथ छापेमारी कर वित्तीय दस्तावेजों और टैक्स रिकॉर्ड की जांच शुरू की है। निर्माण क्षेत्र से जुड़ी इस प्रमुख कंपनी के साथ काम करने वाले करीब 1 दर्जन छोटे ठेकेदारों के भुगतान, बिलों और अनुबंधों को भी आयकर विभाग द्वारा जांच के दायरे में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन के तहत विभाग कंपनी के आय व्यय, बैंकिंग लेनदेन और कर अनुपालन का सत्यापन कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद ही किसी कर चोरी या अनियमितता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। जेपीएससी परीक्षा 2025 में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने हजारीबाग पुलिस की मदद से अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी न मिलने के बावजूद सीआईडी का दावा है कि अभ्यर्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और मामले में आगे भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस कार्रवाई के बीच छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है और विपक्षी दल भी सरकार पर पारदर्शी जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा घोटाले में सीआईडी की आरंभिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आरोपी अभय तिवारी पहले से बेहतर पद के लिए परीक्षा देकर साक्षात्कार इंटरव्यू तक चयनित हो जाता था, लेकिन बाद में शामिल नहीं होता था। मुख्यमंत्री को सौंपी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभय तिवारी को परीक्षाओं में अनुचित लाभ देकर पास कराया जाता था और विवाद से बचने के लिए वह मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार से अनुपस्थित हो जाता था। सीआईडी ने इस मामले को बेहद संदिग्ध मानते हुए अभय तिवारी से पूछताछ की है तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और संयुक्त सैनिक प्रतियोगिता जैसी अन्य परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक पुनर्संरचना के तहत राज्य भर में 89 प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए जेपीएससी से 5 और जेएसएससी से 6 अधिकारियों को हटा दिया है। जेएसएससी से 6 अधिकारियों के तबादले के साथ ही वहां 7 नए प्रशाखा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि जेपीएससी में फिलहाल किसी नए अधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। भर्ती परीक्षाओं और उनसे जुड़े विवादों के बीच किए गए इन बदलावों के तहत सभी अधिकारियों को 20 अगस्त तक वर्तमान पद से विरमित होने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उन्हें स्वतः विरमित माना जाएगा। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के करीब 1.91 लाख कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन और भत्ते सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों और कोषागार अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त सचिव प्रशांत कुमार द्वारा जारी इस पत्र में झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 का हवाला देते हुए कहा गया है कि वेतन बिल हर महीने की 25 तारीख के बाद कोषागार में जमा किए जाएं, ताकि महीने के अंतिम कामकाजी दिन तक भुगतान पूरा हो सके। प्रशासनिक स्तर पर बेवजह की देरी को रोकने और पारदर्शी प्रक्रिया बहाल करने के उद्देश्य से जारी यह आदेश मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को सख्त अनुपालन हेतु भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 79 मामलों की समीक्षा के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास, मानसिक रूप से बीमार कैदियों का डेटाबेस बनाने और राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कानून नियमों के तहत न्याय, मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को संतुलित रखते हुए कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। रिम्स की 9.65 एकड़ अधिग्रहित सरकारी जमीन पर फर्जी वंशावली के जरिए अवैध कब्जे और लगभग 14 करोड़ रुपए के निवेश से आलीशान अपार्टमेंट निर्माण मामले में फंसे लकी कंस्ट्रक्शन के बिल्डर शुभम साबू की जमानत याचिका एसीबी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। वर्ष 1964 से 65 में मेडिकल कॉलेज के लिए अधिग्रहित की गई इस जमीन पर भू माफियाओं और बिल्डरों की मिलीभगत से हुए अवैध निर्माण के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद एसीबी ने जनवरी 2026 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस बहुचर्चित भूमि घोटाले में एसीबी द्वारा जून में गिरफ्तार शुभम साबू के अलावा राजकिशोर बड़ाइक और राजेश झा समेत 4 अन्य मुख्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। झारखंड जनाधिकार महासभा ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट हेरफेर
कट ऑफ सार्वजनिक न करने और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने जैसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराते हुए सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ तत्काल वार्ता की मांग की है। संगठन का कहना है कि जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे, मुख्य परीक्षा के स्थगन और अधिकारियों व बिचौलियों की गिरफ्तारियों ने अभ्यर्थियों के बीच अविश्वास और अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही महासभा ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने, स्पष्ट नियोजन नीति लागू करने और ई-कल्याण छात्रवृत्ति की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आग्रह किया है। वर्ष 2016 के चर्चित माओवादी मुठभेड़ मामले में साक्ष्यों के अभाव के चलते अदालत ने आरोपी बिरसा मुंडा उर्फ नैना को सभी गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुलिस गवाह आरोपी की पहचान करने में विफल रहे तथा घटना से जुड़ा कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी या हथियार बरामदगी का सबूत पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने कई समन और वारंट के बावजूद जांच अधिकारी, आयोग एवं मुख्य गवाहों को अदालत में पेश न कर पाने पर पुलिस की जांच और अभियोजन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। संदेह कितना भी मजबूत हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता, टिप्पणी करते हुए अदालत ने आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में सुधार, सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए संशोधित तिथि जारी करते हुए अब 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है। इस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कीट संग्रहकर्ता सहित कुल 326 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक वैध दस्तावेज सुनिश्चित करने की सलाह दी है तथा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संशोधन के लिए 6 से 8 सितंबर 2026 तक सुधार लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। लोहरदगा में गुरुवार शाम 1 से 1.5 घंटे के भीतर अपर बाजार स्थित खत्री ज्वेलर्स में लूट के प्रयास और पतराटोली में प्रिया स्टोर के संचालक शुभम कुमार साहू की गोली मारकर हत्या की 2 बड़ी आपराधिक घटनाओं से पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। हत्या से ठीक पहले अपराधियों द्वारा एक पेट्रोल पंप मैनेजर को डराने धमकाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पावरगंज चौक पर चक्का जाम कर दिया और लोहरदगा रांची गुमला मुख्य मार्ग पर 3 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय प्रतिनिधियों ने शहर में बढ़ते नशे के प्रचलन को अपराध की मुख्य वजह बताते हुए अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने कारोबारी राजीव झावर को कैंसर पीड़ित 85 वर्षीय मां के इलाज, इटली में बिजनेस मीटिंग और फ्रांस यात्रा के लिए 29 जुलाई से 25 अगस्त 2026 तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई द्वारा मुकदमे में देरी की आशंका जताए जाने के बावजूद अदालत ने उनके पिछले अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए पासपोर्ट वापस लौटाने का आदेश दिया। हालांकि राहत देते हुए अदालत ने यात्रा कार्यक्रम सौंपने, भारत में अचल संपत्ति के दस्तावेज जमा करने और लौटने के 5 दिनों के भीतर पासपोर्ट वापस करने जैसी सख्त शर्तें रखी हैं। झारखंड में जून 2026 तक मलेरिया के 16,728 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 76% मामले अकेले पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों से हैं। नेपाल हाउस में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों की साझा जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उच्च प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित जांच, इलाज, मच्छर नियंत्रण और फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में ही दवा का सेवन सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में बापू वाटिका में 25 जुलाई से चल रहे छात्रों के सत्याग्रह को देखते हुए स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच ने सुरक्षा के मद्देनजर रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने और छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मांगों पर ठोस निर्णय न होने पर छात्रों ने 2 से 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और 6 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। कोल्हान डीआईजी की अध्यक्षता में आयोजित अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में 15 आईपीएस अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली असीम मंडल को पकड़ने और गांजा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने का एक्शन प्लान तैयार किया। बैठक में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियानों और ओडिशा से अन्य राज्यों में होने वाली गांजा तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई चलाने पर सहमति बनी।
इसके अलावा एक राज्य में अपराध कर दूसरे राज्य में भागने वाले अंतर्राज्यीय गिरोहों का साझा डेटाबेस तैयार कर उनके खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की रांची टीम ने कार्रवाई करते हुए खूंटी महिला थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। महिला थाना प्रभारी ने एक दर्ज केस से आरोपी का नाम हटाने के एवज में कुल 4.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपये लेते वक्त उन्हें पकड़ा गया। पीड़ित की शिकायत पर ACB ने ये त्वरित कार्रवाई की, जिसके बाद महिला अधिकारी द्वारा रहम की गुहार लगाने के बावजूद टीम उन्हें गिरफ्तार कर रांची ले गई। गौरतलब है कि खूंटी महिला थाने में रिश्वतखोरी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 25 फरवरी 2021 को भी तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। रांची के टूरियन वर्ल्ड स्कूल में आयोजित CBSE ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की 40 मीटर दूरी स्पर्धा में गुमला की श्रेया उरांव ने रजत पदक और अनुष्का तिवारी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों व प्रशिक्षकों ने खुशी जताते हुए इसे राज्य में तीरंदाजी के उज्जवल भविष्य का संकेत बताया। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ATSSP ने एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य में आतंकी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए DGP और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को 14 जिलों में सक्रिय PFI, AQIS और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 311 संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखने का सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि देवघर मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्पेशल ब्रांच द्वारा वर्ष 2025 और 2026 में लगातार आतंकी रेकी की आशंका जताई जाती रही है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट कर उसे और अधिक सुदृढ़ किया गया है। गुमला शहर के शहीद चौक पर पुलिस शेड तोड़कर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापना की तैयारी को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच तीखी बहस के साथ राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भाजपा और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर परिषद की अनुमति के बिना सुरक्षा पिकेट को तोड़कर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि झामुमो नेताओं का दावा है कि यह कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार हो रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा NOC न होने की बात कहे जाने के बाद नगर परिषद अध्यक्ष शकुंतला उरांव ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर बुंडू में स्टेट बैंक के समीप सड़क पार करने के दौरान एक अनियंत्रित इग्निस कार JH01CS7612 की चपेट में आने से बारेडीह गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग सुखराम मुंडा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुखरा सिंह मुंडा के ससुर थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बुंडू थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर थाने पहुंचाया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए रिम्स रांची भेजते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव चरम पर पहुंचने के बीच ईरान के IRGC ने अमेरिका पर तेल टैंकर में आग लगने का आरोप लगाते हुए जल्द मरुमध्य पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है और अमेरिकी हस्तक्षेप बंद होने तक मार्ग बंद रखने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर अमेरिकी मध्य कमान CENTCOM ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए उस पर व्यापारिक जहाजों को डराने धमकाने का आरोप लगाया और होर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बताया। इस क्षेत्रीय टकराव के बीच ईरान ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी अंजाम भुगतने की सख्त चेतावनी जारी की है। भारत ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को पाकिस्तानी कश्मीर लिखे जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कोई क्षेत्र नहीं है और पूरा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने POK में हालिया हिंसा और सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिस पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आधिकारिक और सही शब्दावली का उपयोग करने की अपेक्षा जताई है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने का आरोप लगाते हुए उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। FSB का दावा है कि टेलीग्राम ने ऐसे चैनल, बॉट और डेटिंग चैटबॉट नहीं हटाए, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों द्वारा रूस में तोड़फोड़, साइबर फ्रॉड और लोगों को हमलों के लिए भर्ती करने में किया जा रहा था।
यूक्रेन युद्ध के बाद से इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण सख्त कर रहे रूस में इन आरोपों में दोषी पाए जाने पर फ्रांस और यूएई की नागरिकता रखने वाले ड्यूरोव को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में धार्मिक त्योहार के दौरान हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद धनुषा के जनकपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू तथा परसा के वीरगंज में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। घटना के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है, जबकि नेपाल की संसद में उठी मांगों के बीच प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की है। स्थानीय प्रशासन ने हिंसा प्रभावित और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करते हुए लोगों से घरों में रहने तथा अफवाहों से बचने की अपील की है। बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमा ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना यदि भारत से स्वदेश लौटती हैं, तो अदालत में आत्मसमर्पण करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत आई 78 वर्षीय हसीना ने जान के खतरे और रद्द पासपोर्ट के बावजूद दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि उन्हें अनुपस्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड सुनाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा इस न्यायिक प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के बीच बांग्लादेश सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिस पर भारत कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार करने की बात कह चुका है। बंजारा समुदाय की मातृभाषा गोर बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भाषाओं को शामिल करने का कोई तय मानक नहीं है। तेलंगाना विधानसभा के प्रस्ताव के बावजूद गृह मंत्रालय के अनुसार भाषाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं, इसलिए पाहवा और सीताकांत महापात्र समितियों की कोशिशों के बाद भी स्थायी पैमाना तय नहीं हो सका। हालांकि सरकार ने बंजारा समुदाय की भावनाओं के प्रति जागरूकता जताते हुए साहित्य अकादमी और भाषा विकास बोर्ड के माध्यम से इसके संरक्षण व विकास के प्रयास जारी रखने की बात कही है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पुष्टि की है कि असम के 6 समुदायों ताय अहोम, मोरान, मटक, चुटिया, कोच राजबोंगशी और टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव उसे मिल चुका है, लेकिन असम कैबिनेट की गोम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तथा एनसीएसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक स्वीकृति आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण यह मांग लंबे समय से लंबित है और हालांकि मामला प्रक्रिया में आगे बढ़ा है, परंतु अंतिम निर्णय आरजीआई और एनसीएसटी की सहमति के बाद ही हो सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिलते हुए अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक या सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने पुलिस को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की सूची अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी एफआईआर को रद्द नहीं किया है और केंद्र सरकार द्वारा याचिका की स्वीकार्यता पर उठाए गए सवालों के बीच मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बिजली दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज दंगा और गैरकानूनी जमावड़े के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें साक्ष्यों और धारा 144 के अभाव के आधार पर मान और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये तय करेगा कि हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या इस मामले में दोबारा कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। चेन्नई की सीबीआई अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को विजय कदम नाम से फर्जी दस्तावेज जमा कर पासपोर्ट हासिल करने के 22 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के इस अपराध के लिए उसे 7 साल के कारावास और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फिलहाल छोटा राजन एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।